नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना काल में भी जमकर सियासत हो रही है। राजनीतिक दल एक दूसरे को जमकर कोस रहे हैं। बिना डरे कोविड गाइडलाइंस लागू करने के दावे के साथ 5 राज्यों में चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं कई राज्यों में विधानसभा और लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन जिस महामारी को हम 2020 में मात देकर आगे बढ़ चुके थे, आज वही महामारी संभाले नहीं संभल रही। जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार सीधे सीधे चुनाव आयोग को ठहरा दिया और सख्त लहजे में यह तक कह दिया कि अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो तो क्या गलत है। एक हद तक देखा जाए तो मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी सरकार को तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन कोर्ट को चिंता थी। ऐसे में जनता के सरोकार से जुड़ी हुई ये टिप्पणी नजर आ रही है, क्योंकि अदालत को लोगों की जिंदगी की फिक्र है और सरकारें हैं कि उनको चुनाव और हार जीत की ज्यादा फिक्र है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकारों को फटकार लगाई और सख्त निर्देश दिए गए थे। आलम तो इस वक्त ये हो चुका है कि खुद अस्पतालों को ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना फैलाने का असल जिम्मेदार सिर्फ चुनाव आयोग है या इसमें राजनीतिक दलों की भी कोई भागीदारी है। आज अपने खास पैनल के साथ करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि हाईकोर्ट की फटकार, चुनाव आयोग कितना जिम्मेदार। जी हां, कोरोना पर कोर्ट सख्ती बरत रहा है, तो फिर लापरवाही कहां बरती गई? लापरवाही किसने बरती है? महामारी के बीच ही चुनाव क्यों आखिरकार इतने जरूरी हो गए कि अब जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने यह सख्ती भरे लहजे में कहा है कि भाई अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज ना किया जाए तो क्या किया जाए, और ऐसा गलत अगर नजर आता है तो उसके पीछे का क्या कारण माना जाए। क्या डिजिटल इंडिया होते हुए भी वर्चुअल सभाएं नहीं हो सकती थी? और अगर ऐसा होता, अगर शुरुआती तौर पर ही इस बात का ध्यान रखा जाता, तो शायद आज देश जिस तरह से हाहाकार कर रहा है, कोरोना का मौत का तांडव जो इस समय देश के कोने कोने से सामने आ रहा है, उस पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता था, उस पर लगाम लगाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मुकेश त्यागी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के संदीप दुबे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत मोहम्मद अमीन जी आप ही के साथ। मद्रास हाईकोर्ट की ये जबरदस्त फटकार, क्या मानते हैं आप, चुनाव आयोग कितना जिम्मेदार कोरोना की इस दूसरी लहर के पीछे, कोरोना के इस मौत के तांडव के पीछे? देखिए, ये वैश्विक महामारी, अंतर्राष्ट्रीय महामारी है और इसमें कोई देश बचा नहीं है इस महामारी से। और जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, वो इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव कराने की अपनी पहले तैयारी की और उसमें अपना कार्यक्रम घोषित किया, उस समय इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। और बल्कि देखिए कि 4 स्टेट के चुनाव हो चुके हैं। अब 5वां स्टेट है जिसका एक आखिरी पड़ाव रह गया है। और एक्चुअली क्या ये दूसरी यही, और इसमें क्या हुआ कि एकदम से महामारी ने अपना भयंकर रूप ले लिया है। इसके लिए देखिए, चुनाव आयोग को उत्तरदायी नहीं मानना चाहिए। इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, इसके लिए पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, और इसके जो लोग हैं, जो जनता के लोग हैं, उनको भी देखना चाहिए कि इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से अब देखिए जहां जिन स्टेट्स में चुनाव नहीं है, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वहां तो कोई चुनाव नहीं चल रहे, वहां तो कोई चुनाव आयोग का रोल नहीं है, लेकिन फिर भी वहां महामारी बढ़ी हुई है। आज क्या हाल है आप देखिए, 7 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड हुए केस महाराष्ट्र में। मोहम्मद अमीन, ये तर्क दिया जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव चल रहे थे या चल रहे हैं, ये तो कोई गारंटी नहीं ले सकता ना कि वहां के लोग उन राज्यों में नहीं एंटर करेंगे जहां पर चुनाव नहीं है। ये भी बहुत बड़ी वजह संक्रमण के फैलने की। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है
चुनाव आयोग इलेक्शन को संपन्न करवा रहा था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कही गई थी उन गाइडलाइंस की धरातल पर धज्जियां उड़ती नजर आई है। यह है सबसे बड़ा सवाल, यह है सबसे बड़ा कारण कोरोना के संक्रमण का इस हद तक फैलने का, जहां पर आप लोगों का फेलियर साबित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। सर देखिए, किसी पोलिंग स्टेशन पे किसी अधिकारियों के साथ ये नहीं फैला है। चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों का, अपनी व्यवस्थाओं का, पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया है। और आपने देखा होगा समय समय पर इनको नोटिस भी जारी होते रहे और अध्यादेश भी जारी होते रहे कि आप चुनाव आयोग की तरफ से कि आप अपने प्रोटोकॉल का पूरा पालन कीजिए। अगर इसमें कोई कोताही हुई है, मान लीजिए 10,000 की रैली है, 15,000 की रैली है, हमारा सिर्फ एक वहाँ पे ऑब्जर्वर होता है, उसने अपनी रिपोर्ट दी होगी, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह की बातें हैं, ऑब्जर्वर और एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके लिए पार्टियों को एक जिम्मेदार है कि ये भी जांच का विषय है और ये कोर्ट के आगे रखा जाएगा। और ये हाई कोर्ट ने जो दिया अपना वर्जन, सही बात है, उनको देना भी चाहिए था। मेरा तो यही एक विचार और भी है, मेरा अपना विचार हो सकता है कि देखिए कि वहाँ पे हाई कोर्ट को एक सुओ मोटो लेके उसी वक्त इलेक्शन रोक देना चाहिए था, अपने आदेश जारी करके, क्योंकि इलेक्शन को वो हमारे न्यायालयों को हर आदमी मानता है, उस वक्त रोक देना चाहिए, लेकिन थोड़ा देरी हो गई। लेकिन अब इसकी जो भी बातें हैं वो अभी देखी जाएंगी। मोहम्मद अमीन, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि हाँ चुनाव आयोग से लापरवाही हुई है? क्योंकि अगर लापरवाही नहीं हुई होती तो फिर मद्रास हाईकोर्ट को ये क्यों कहना पड़ता कि जिस समय बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां हो रही थी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही थी, बड़े बड़े नेतागण बिना मास्क के मौजूद नजर आ रहे थे, उस समय क्या आप लोग दूसरे ग्रह पर चले गए थे? ये टिप्पणी सामने आई है। सर मैंने वही अभी कहा आपको कि अगर इस मामले में जिम्मेदार होंगे जो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और पार्टियों के लोग भी वहां पर हैं, उनको देखा जाएगा, उनकी रिपोर्ट करके और उनके साथ उसी हिसाब से एफआईआर होगी। लेकिन इसके लिए पूरा आपको कह देना कि चुनाव एक जिम्मेदार है, ऐसा हितकर नहीं होगा। इसके लिए पार्टियां भी जिम्मेदार हैं और लोग भी, जनता भी जिम्मेदार है, जिसने कि हमारे प्रोटोकॉल को और कोरोना के प्रोटोकॉल को नहीं बना है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है सर, आप कह रहे हैं कि मामले में जांच होगी, एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई होगी। जिन लोगों की जान जा चुकी है इस दूसरी लहर की वजह से, क्या वो लोग वापस लौट आएंगे? कभी नहीं लौटेंगे। नहीं, अब देखिए दिल्ली का मामला आप देख लीजिए, अभी सामने की बात है, कल ही की बात है कि दिल्ली में एक अस्पताल में 25 आदमी मर गए। एक गंगाराम इतना इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल था, उसमें 25 लोग मर गए। तो इसके लिए अब क्या किया जाए? ये तो महामारी है, इसके लिए जो भी इसके तो उत्तरदायी होगा उसको सजा मिलेगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए मोहम्मद अमीन, बहुत सीधा सा, बहुत आसान सा मैं आपसे सवाल जानना चाहती हूँ, इनफैक्ट देश की जनता जानना चाहती है कि महामारी के इतने भयंकर दौर में भी क्या चुनाव कराए जाने इतने जरूरी थे? क्या इन्हें पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था? क्या चुनाव आयोग की तरफ से फैसला नहीं लिया जा सकता था? और क्या अगर फैसला ले लिया गया होता राजनीतिक दल इसे नकार देते? देखिए, ऐसा है कि अभी जब ये बात आई थी, इससे पहले जब ये भयंकर शुरू हुआ है, उस वक्त हमारे जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कलकत्ता में, उन्होंने सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि उनके हाथ में इलेक्शन रोकना या इलेक्शन सस्पेंड करना उनके हाथ में नहीं है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की मीटिंग के बाद होता है। ये सारी रिपोर्ट्स वहां से मांगी गई थी। उस वक्त हमारे जितने लोग हैं पार्टियों को, उनको चाहिए था कि वो कह सकते थे कि चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 30 आरपी एक्ट 1951, उसके तहत ये 54 दिन पहले नोटिस इशू होते हैं। इसलिए बीच में चुनाव होना बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है चुनाव। और वहाँ पर प्रोटोकॉल के लिए बात आई कि प्रोटोकॉल फॉलो करके ये 2 चुनाव करा दिए जाएं, दो तिथियों के। तो उससे ज्यादा कोई अभी स्थिति भयंकर नहीं हुई है। अब आप देखिए ना, कोरोना की जो स्थिति है बंगाल में, वो सिर्फ 88,000 आई अभी, और जबकि हमारे और स्टेट्स में देखिए लाख से ऊपर है। हर स्टेट को आप देख लीजिए, 1 से 1.5 लाख के स्टेट आ रहा है वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव्स का। तो अब एकदम से कैसे चुनाव प्रक्रिया को रोका जा सकता है? सारे प्रबंध हो चुके हैं और पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ये शर्त के साथ हो रहा है। ठीक है, पूरी सुरक्षा बरती जाएगी। मुकेश त्यागी, चुनाव आयोग पर अकेले ठीकरा फोड़ देना कहां तक जायज नजर आता है? क्या राजनीतिक दलों की कोई भागीदारी नहीं, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं? और जिस तरह से मोहम्मद अमीन ने कहा कि जब तमाम लोगों की बैठक बुलाई गई तब तो किसी ने नहीं कहा कि हाँ भाई, लग रहा है कि भाई ये जो जबरदस्त महामारी इस समय पूरी दुनिया में छाई हुई है, हमारे देश को जकड़े हुए है, जरा इसको थोड़ा सा हल्का हो जाने दें, उसके बाद चुनाव के बारे में सोच लेंगे।
ऐसा तो आप लोगों की तरफ से कभी कुछ कहा नहीं गया, और अब ठीकरा सारा चुनाव आयोग पर फूटता नजर आ रहा है। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन का स्वागत करता हूं, और जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए हैं अपने ऑर्डर के अंदर, उसको ऑर्डर नहीं किया, उसके ऑब्जर्वेशंस हैं, और मैं समझता हूं कि उनके ऑब्जर्वेशंस का पूरी हमें सम्मान करना चाहिए और मानना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, जो मोहम्मद अमीन साहब ने नहीं शायद आपको बता पाए, कि देखिए ऐसा है कि 824 असेंबलीज में चुनाव निर्धारित किया इलेक्शन कमीशन में। आसाम 31 मई तक होना है, वहां पे सरकार बननी है। तमिलनाडु में 24 मई तक बननी है, वेस्ट बंगाल में 30 मई तक बननी है, केरला में 1 जून तक बननी है, पुडुचेरी में 30 जून तक बननी है, 8 जून को तक बननी है। 824 असेंबलीज, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है, संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है कि इसके बीच में कोई आप इसको मुलतवी कर सकें या पोस्टपोन कर सकें। ये सरकारें बननी कॉन्स्टिट्यूशन के दृष्टिकोण से लाजमी है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी। अब जहां तक संबंध है इलेक्शन कराने का, संचालन करने का, ये पूर्ण जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी जाती है। जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता ने कहा कि इसके ऊपर एक यूनानिमस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, जिसपे यूनानिमिटी है सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, उसके बेस पर यहां पर नोटिफिकेशंस। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हर स्टेट को ऑटोनॉमी दी गई है, फ्रीडम दी गई है, स्वायत्तता दी गई है कि आप इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ताकि चुनावों का संचालन फेयर और फ्री हो। और ये सारी कोविड गाइडलाइंस भी इन लोगों ने इशू करी थी, 1500 से लेके 1000 उन्होंने संख्या रिड्यूस करी, मोटर कॉन्वॉय का 5-5 में हिस्सों में बांटा, 500 ज्यादा असेंबली नहीं हो सकती। अब इसका संज्ञान जो है वो इलेक्शन कमीशन को लेना पड़ता है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तो जो सामान्य रूप से हमको निर्देश दिए जाएंगे हम उसका पालन करते हैं। अगर यानी कि मुकेश त्यागी जी क्या कहना चाहते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से समय रहते ये फैसला ले लिया गया होता कि भाई पोस्टपोन किए जाते हैं चुनाव, तो आप लोग पूरी तरह से सहमत हो जाते? नहीं, पोस्टपोन कर ही नहीं सकते आप, कॉन्स्टिट्यूशनली यू कैन नॉट पोस्टपोन, बिकॉज आपको उस दिन सरकार बननी है। वेस्ट बंगाल के अंदर 30 मई को सरकार बननी है, गठन होना है, नहीं तो वॉइड आ जाएगा। वहां पे क्या प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे उस बीच में? ठीक है, क्योंकि मोहम्मद अमीन कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ठीक है, मोहम्मद अमीन इस पर कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सर। प्रोविजन क्राइसिस हो जाता, इसके लिए अगर राष्ट्रपति शासन मतलब स्टेट में गवर्नर रूल लगता तो फिर वही बात आ जाती, ये सत्ता पक्ष का साथ दे रही है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, इसलिए इलेक्शन कराना अति आवश्यक है। मैं सहमत हूँ पूरी इस बात से। ठीक है, चलिए लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा भी जुड़े हुए हैं। सुमित जी, अदालत को तो लोगों की जान की चिंता है, लेकिन जिन सरकारों को जनता चुनती है उन सरकारों को जनता की जान की परवाह नजर नहीं आती, जिस वजह से कोर्ट को अब सामने आकर इस तरह से फटकार लगानी पड़ी। क्या कहेंगे? पल्लवी जी, बहुत देर कर दी मद्रास हाईकोर्ट ने आते आते। ये तो पहले ही आना चाहिए था, 5th फेज में आ जाना चाहिए था, शुरुआत में ही आ जाना चाहिए था। हम लोग शुरुआत से ही मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि जो चरण रह गए हैं, 3 चरण रह गए हैं, उसे आप एक साथ निपटा लें। महामारी फैल रही है, सबको मालूम है महामारी फैल रही है, पर चुनाव आयोग किसी की कठपुतली बन के काम कर रहा है, नहीं सुन रहा है। वो आज देश में किसी की नहीं सुन रहा है, कहीं पे नहीं सुन रहा है। आप देखिए, मद्रास हाईकोर्ट को कूदना पड़ा, इसमें उनको चुनाव आयोग को घेरना पड़ा। तो आज देश देख रहा है कि चुनाव आयोग जो सरकारी संविधान है उसके ऊपर भी हाईकोर्ट अब ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि आप लोगों ने क्या करा इस देश के अंदर, इतने लोगों की जानें जो गई हैं आपकी बदौलत गई हैं। कहीं ना कहीं तो कोर्ट को भी कुछ मालूम चला होगा कि उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया। कोर्ट ऐसे ही काम नहीं करता है। तो आज हम सभी लोगों को देखना चाहिए, फिलहाल हम लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश में महामारी फैली हुई है, हम भी ये चाहते हैं अब जो एक चरण रह गया उसे सही से निपटे और देश में केंद्र और राज्य दोनों लोग मिल करके इस महामारी से लड़ें। हम लोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी को भी, किसी को नहीं करनी चाहिए। पर पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कहाँ हैं। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, जब देश में
देश में जब 500 से कम केसेस थे तो तुरंत माननीय मोदी जी चैनल पे आते हैं, रातों रात कहते हैं साहब कि लॉकडाउन हो गया, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। आज 1 लाख से ऊपर के केसेस हैं, लाशें सड़क पे पड़ी हुई हैं, पर माननीय मोदी जी का अभी भी नहीं जागे हैं। वो तो कह रहे हैं हम 2 तारीख के बाद जागेंगे, अभी सोने दो हमें। यही हमें लग रहा है, सभी को लग रहा है। चलिए ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास, बने रहे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप दुबे भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपको क्या लग रहा है, कोर्ट की तरफ से फटकार चुनाव आयोग को पड़ी, अब जो तमाम राजनीतिक दल है वो भी कह रहे हैं कि भाई सीधी जिम्मेदारी यहाँ पर चुनाव आयोग की बनती थी। ऐसे में अब चुनाव आयोग कह रहा है कि इलेक्शन तो कराना बहुत जरूरी था, आखिरकार क्या किया जाना चाहिए था फिर? और लापरवाही की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है, लेकिन लापरवाही को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। शिल्पा जी, मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि कोर्ट कभी किसी को फटकार नहीं लगाता, वो डांटता नहीं है। इनहेरेंट ऑर्डर पास करने का उसको अधिकार है। चूंकि याचिकाकर्ता इसलिए गया हुआ था कि ये जो करूर निर्वाचन क्षेत्र एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां 77 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। तो ऐसे में उसको ये डर था कि जो आने वाले 2 मई को वहां पे जो काउंटिंग होगी, स्टार्ट होगा, तो कैसे एक मतगणना कक्ष में सारे लोग इकट्ठा हो पाएंगे। इस विषय को लेकर जब वो गया तो मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी जी और जस्टिस सेंथली कुमार जी की जो खंडपीठ थी, उन्होंने कहा है चुनाव आयोग को कि उनको चाहिए कि कोविड-19 के जो नियम है उसको प्रभावी कदम से लागू करें, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि किसी को परेशानी हो। ये बात ठीक है कि अदालत के समक्ष ऐसे विषय नहीं आने चाहिए थे, स्वयं ही चुनाव आयोग को इस तरह के विषयों को हल कर लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी संदीप जी कई बार देखा गया है कि जब सरकारें नहीं जागती है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, सरकारों को जगाना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी इस मामले में भी होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे बात सरकार की हो चाहे चुनाव आयोग की हो। शिल्पा जी, देखिए, हमारे देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्था पालिका 3 अंग हैं, और सभी का नैतिक काम है कि सब लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करें, ताकि एक को दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ही न करना पड़े। ये सब चीजें तब होती हैं जब व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम नहीं करता या संस्थाएं ईमानदारी से अपनी काम नहीं कर रही होती। तो हमको स्वयं सोचना है कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग मिलकर बेहतर करें, बेहतर आदर्श रखें, ताकि देश की दशा और दिशा में हम सबका योगदान हो। देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष रखती हैं, उनको राजनीति करना है, लेकिन हम लोग जो संस्थागत लोग हैं उनको ध्यान रखना होता है, और ध्यान रखना चाहिए कि जनता के बीच गलत संदेश न जाए, और हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। अमीन जी जब कह रहे थे तो वो संस्थागत जिम्मेदारी की बात कह रहे थे, और इसीलिए अच्छी बात है कि हम सब लोग अच्छी बात करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस तरह के मुश्किल वक्त का भी सामना हम मिल के कर पाएं और संयुक्त रूप से कर पाएं। किसी पार्टी पक्ष को जाने बगैर एक भारतीय होके इस ऐसे मुश्किल जो दौर चल रहा है उसका हम सामना कर पाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चुनाव आयोग एक भारत के अंदर निष्पक्ष संस्था है, और उसको अधिकार है कि वो कैसे राज्य में, देश में कैसे चुनाव हो, लोकसभा के, राज्य या आप विधानसभा के या छोटे छोटे स्तर पे भी चुनाव की उसको जिम्मेदारी मिली रहती है, तो उसका उसे निर्वहन करना होता है। तो उसको पावर है कि वो तय करे कि वो जिम्मेदारी सही है, सफल संचालन। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर, यहाँ पर लोगों की जो जान जा रही है, कोरोना की ये जो दूसरी लहर हमारे देश में इस समय देखने को मिल रही है, हर कोने में देश के हाहाकार मचा हुआ है, इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी लेगा ना? शिल्पा जी, इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार, हमारी संस्थाओं को लेना है, और न भी लेंगी तो भी जनता उन्हीं को जिम्मेदार मानेगी। लेकिन हमें लगता है कि ऐसे अवसर पे हम सबकी जिम्मेदारी है, जनता की भी उतनी जिम्मेदारी है, सरकार द्वारा बनाए हुए नियम का पालन करे, कानून का पालन करे। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जनता के हित में निर्णय ले, जो ऐसा निर्णय हो कि जनता को सुनिश्चित करे, उनके स्वास्थ्य के लाभ को सुनिश्चित करे। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, और जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो देखिए, जनता सब देख रही है, ये लोकतांत्रिक देश है, और सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोग से लेके और छोटे छोटे संवैधानिक पदों पे लोगों की जिम्मेदारी ऐसे समय में और भी बढ़ जाती है। और खासतौर से इस समय युवाओं की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलके इस देश के बेहतरी के लिए काम करें। मुकेश त्यागी जी, और ऐसे में केंद्र में आप लोगों की सरकार है, कई राज्यों में आप लोगों की सरकार है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा जवाबदेही तो आप लोगों की ही बनती है। लेकिन यहाँ पर हो कुछ उल्टा ही रहा है। यहाँ पर जिम्मेदारी को स्वीकार करने की बजाय
चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और लापरवाही का टोपी ट्रांसफर का खेल देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर दोषारोपण करने को ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या यही वजह है कि लोग पिसते जा रहे हैं आप लोगों की इस राजनीतिक लड़ाई में? स्वाति जी, ये जो आप कह रही हैं इसमें मैं समझता हूं कि जैसे किसी पूर्व प्रवक्ता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता ने कहा कि सभी की भागीदारी है। हाँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि ये कोविड की गाइडलाइंस जो है या कोई भी इलेक्शन रैली सब वर्चुअल रैलीज होनी चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने। और जब ये कंसल्टेशन हो रहा था, देखिए उस समय स्थिति बहुत सामान्य हो चुकी थी। 90% कोरोना का संक्रमण जो है उतर चुका था। उस समय ये निर्णय लिए गए थे कि चुनाव 8 चरण में होंगे, वेस्ट बंगाल में इतने चरण में, आसाम में होंगे, पुडुचेरी में होंगे, तमिलनाडु में होंगे, केरला में होंगे। तो ये जितने भी निर्णय इलेक्शन कमीशन ने लिए थे वो उस दौरान लिए थे जब लोग ये ऑलमोस्ट भविष्यवाणी कर रहे थे कोरोना अब हमारे देश से जाने वाला है। उसी के आधार पर ये निर्णय लिए गए थे। अब अप्रैल में आप देखिए कि सडनली रॉकेट की तरह से शूट किया कोरोना ने, जो कि दूसरा या तीसरा वेव यहाँ पर आया और उस दौरान में रैली चल रही है। आपकी पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। चुनाव बीच में स्थगित कर नहीं सकते। चुनावों की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है। आपकी बात मानी मुकेश त्यागी जी, चुनाव स्थगित नहीं कर सकते। चुनाव हर हाल में कराया जाना बहुत जरूरी है, हो भी रहा था। लेकिन जो गाइडलाइंस थी कोरोना की, चुनाव आयोग ने जो बनाई थी आप लोगों की तरफ से, मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रही हूं, उन गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं हुआ? जो वर्चुअल रैलियां बाद में अंतिम दौर में देखने को मिली वो पहले भी तो हो सकती थी। इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ती नजर आई। आप लोगों के भी बहुत बड़े बड़े नेताओं ने बिना मास्क के ही रैलियों में अपना अपना संबोधन दिया। क्या उन तमाम चीजों को समय रहते नहीं रोका जाना चाहिए था? इसलिए मैं आप लोगों की जिम्मेदारी की बात कर रही हूं। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और सख्त से सख्त इस पे एक्शन भी लेना चाहिए। ना तो वो चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो या कांग्रेस हो। ये प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक आदमी कोविड कंप्लायंट होता है और दूसरी पार्टीज कोविड कंप्लायंट नहीं होती हैं, तो आप तो एक अनइक्वल एक समानता की वहां पर आप बुनियाद नहीं रख रही है। दूसरा आदमी कोविड की धज्जी उड़ा रहा और एक आदमी जो है कोविड कंप्लायंट है। तो ये तो यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन काउंटर मांड कर सकता है, इलेक्शन कमीशन फाइन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने जैसे 72 घंटे की कैंपेनिंग को सस्पेंड किया कूच बिहार के वायलेंस के बाद, तो इलेक्शन के पास तो इतनी ताकत है, वो उसके पास इतनी पुलिस फोर्स है कि वो जो चाहे कर सकता है। और उसका जो है कंप्लायंस करना सबकी जिम्मेदारी है और जो नहीं करेगा वो इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। तो ये अब एक टाइम में सेशन TN सेशन हुआ करते थे इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग डर के कहते थे कि एक तरफ है नेशन और दूसरी तरफ है स्टेशन। तो इस प्रकार के चुनाव आयोग की सख्ती की बहुत आवश्यकता है और इसमें यही नहीं हुआ, इसी वजह से संक्रमण इस हद तक बढ़ चुका है। चलिए मुझे फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप सारे मेहमान मेरे साथ बने रहे। सवाल यही बना हुआ है लगातार, जिसका जिक्र, जिसकी तरफ संकेत मद्रास हाईकोर्ट ने भी किया है कि अगर चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता तो हो सकता था ये दूसरी लहर देश में ना आने पाती। चुनाव करवाना था, करवा लेते, कोई मना नहीं कर रहा है, जरूरी है, हर कोई समझ रहा है। लेकिन जो गाइडलाइंस थी वो भी तो पालन होनी चाहिए थी। और अगर जहां भी जो भी राजनीतिक दल गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता, तुरंत एक्शन होना चाहिए था, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए था। तब जाकर कहीं ना कहीं नजीर बाकी तमाम लोगों के लिए भी पेश होती कि भाई अगर आपने प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया तो फिर सजा भुगतने के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज नतीजा देश के सामने, कोरोना के मौत के आंकड़े कहां तक जा पहुंचे हैं हर कोई इससे वाकिफ है। हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कहीं अगला नंबर उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य का ना हो जाए। मोहम्मद अमीन, आप ही के पास आते हुए घूम फिरकर अल्टीमेटली सारी बातों का लबोलुबाब यही कि जिम्मेदारी आप लोगों की बनती थी, आप लोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल हुए और आज देश दूसरी लहर को झेलने के लिए मजबूर हो चुका है। बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, अपनों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या चुनाव इतने जरूरी थे? आज देश की जनता यही जानना चाहती है। देखिए, यहाँ पर मैं आज एक रिपोर्ट देख रहा था कि कलकत्ता में ही है रिसर्च इंस्टीट्यूट
वहां पर उनके साइंटिस्ट कह रहे थे कि अभी ये दूसरी नहीं बल्कि तीसरी वेव आने वाली है और बहुत ही भयंकर होगी। बंगाल में रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सवाल इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही अनाउंस किए थे अपने प्रोग्राम, और प्रोग्राम की बात अभी सभी लोग, वकील साहब भी मानेंगे इस बात को, एडवोकेट हमारे, और सभी लोग मानेंगे कि उसमें एकदम से कैंसिल करना उचित नहीं था, और अगर करते तो संवैधानिक स्थिति आती। आप चुनाव आयोग का अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन चुनाव आयोग ने कभी भी ऐसा नहीं किया। हमेशा ही चाहा है कि सभी पार्टियों को सहयोग लिया जाए, और उसमें इनके साथ साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग होता है, लोकल पुलिस का होता है, अफसरों का होता है। हाँ। अब सवाल इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, ऐसा नहीं है। उसमें उसने ऑब्जर्वर भी लगाए थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाए थे, और इन लोगों को, जिम्मेदार लोगों को लगाया जाता है, और उसके साथ में पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। अगर इस मामले में कोई पाया जाएगा तो जैसे कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, अगर उसको पाया जाएगा तो उनको सजा दी जाएगी। सवाल इस बात का है, अभी देखिए बंगाल में एक इंसिडेंट हुआ था, जब हमारे सुरक्षा कर्मियों ने सख्ती की तो ये कह दिया गया कि ये केंद्र से मिले हुए हैं, होम मिनिस्ट्री से मिले हुए हैं। इस तरह के चार्जेस खुलेआम लगाए जाते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, जब सख्ती पे आते हैं तो ये लोग इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं सरकार के ऊपर। लेकिन आप लोगों के पास सभी पावर है ना, इल्जाम लग रहे हैं, लगते रहने दीजिए। आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्पक्ष तरीके से करना है, वो करते जाइए, क्या फर्क पड़ता है। 4 लोग मारे गए थे, तो 4 लोग फोर्सेज ने मारे थे, तो उनका आगे थे लूटने और उनके ऊपर हमला करने के लिए, उनके हथियारों को छीनने के लिए। तो ऐसा नहीं है। अब देखिएगा आप कि आगे जो भी, आज भी चुनाव हुआ है, पूरी सख्ती रखी गई है और पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए और हमारे अधिकारियों का भी सहयोग चाहिए, और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का फॉलो करना चाहिए। इसके लिए यही अपेक्षा करता है चुनाव आयोग। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी आप लोगों से सवाल कर लिया है कि भाई 2 मई का आप लोगों का क्या प्लान है, जरा वो भी बता दीजिए। हाँ, अच्छे से प्लानिंग के साथ मतगणना होगी तभी करवाई जाएगी, वरना मतगणना को भी रुकवा दिया जाएगा। ठीक है, उनकी बात सही है, उनका ऑब्जर्वेशन सही है। जो स्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है, इसी हिसाब से पूरी हमारे यहाँ चुनाव जो कराए जाते हैं, उसके बाद जो उनकी गिनतियां होती हैं, उसके लिए जो बूथ बनते हैं वो सैनिटाइज होंगे और पूरी तरीके से पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। अदरवाइज वो चुनाव रोक दिया जाएगा, वहाँ पर गिनती रोक दी जाएगी। अब तो चुनाव हो चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन गिनती तभी रोक दी जाएगी। इसलिए हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं, और इसकी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अब इस मामले में ये नहीं देखेगा चुनाव आयोग कि कौन पार्टी क्या कहती है, पूरी सख्ती बरती जाएगी। पहले भी करता रहा है चुनाव आयोग। मुकेश त्यागी जी, और इसमें हमें चाहिए, हाँ, इन लोगों को चाहिए पूरा सहयोग, क्योंकि महामारी है। हाँ। इसमें सभी लोगों को साथ आके मिलकर आगे सहयोग देना चाहिए, जनता और साथ में आपके अधिकारी और हमारे इलेक्शन अधिकारी और चुनाव आयोग का कहना है कि भाई हम अकेले क्या कर सकते थे, आप सभी लोगों के सहयोग की इसमें दरकार थी। उस समय तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, और अब डांट फटकार सारी चुनाव आयोग को सुननी पड़ रही है। ऐसे में आप लोग फिलहाल अब आगे मतगणना वाले दिन आपके क्या प्लान है, जरा ये बता दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग तो अपना प्लान हाईकोर्ट को बता देगा, कोर्ट को बता देगा। आप लोग किस तरह से उस दिन 2 तारीख को, नतीजे चाहे जो भी हो, गाइडलाइंस का पालन करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपनी गाइडलाइंस निकालेगा, और जो मद्रास में 2 तारीख को गणना होनी है, उसके बारे में अगर ब्लूप्रिंट कोर्ट को पसंद नहीं आया या उसमें कोई खामी रह गई तो कोर्ट उसको अमेंड करेगा। अब आप ये देखिए, जिस प्रकार से टीएमसी की ममता बनर्जी ने भड़काऊ भाषण किए कि आप 4 आदमियों की अर्थी लेकर के हम पूरे उसमें घुमाएंगे, और सीआरपीएफ अगर आप पे अटैक करे तो आप उनको दबा दीजिए। तो इस प्रकार की जो अराजकता फैलाने के जो वक्तव्य दिए जाते हैं, उस समय सब लोग शांत बैठे हुए हैं। अब आप जिस समय किसान की रैली चल रही थी, तो उस किसान के मुद्दों पर ज्यादा फोकस था। कोविड गाइडलाइंस को लेकर के कोई भी, मैंने एक भी चर्चा किसी भी चैनल पर नहीं देखी। उस समय बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार जो है बिना मास्क लगा करके बड़े सक्रिय होकर के उनका सबका साक्षात्कार कर रहे थे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि जो जागरूकता अचानक आती है हर प्रकार से, मैं अपने आप को इससे बचा नहीं रहा हूं। मैं समझता हूं हम सब भागीदार हैं इस कार्यक्रम में, कोई भी अछूता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि एक भेड़ा चाल होती है, सब दूसरा क्या कर रहा है तो तीसरा भी करेगा, क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा का एनवायरनमेंट है। इलेक्शन जो है जीतने का एक चुनाव है, तो उसमें हर आदमी पूरी श्रम से, मेहनत से अपनी एक उसमें चेहरा भी देखना चाहता है। जो वोटर है वो अपने नेता के चेहरा देखने के लिए लालायित होता, नहीं तो वो टीवी पे सुन ले डिबेट को। लेकिन एक इस प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति बनती है चुनाव के दौरान, जो माहौल बनता है, तो मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन को
जो अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने भी एक बहुत बड़ा प्रेडिकामेंट ये है कि वो कौन से एनफोर्सेबल डिसीजंस ले सकता है, कौन नॉन एनफोर्सेबल। तो वो भी उसका इवैल्यूएशन लगातार करते रहते कि भाई हम एक डायरेक्टिव दे दें और वो इन्फोर्स नहीं हो तो फिर वहां पुलिस एक्शन हो, तो वहां पर पूरा चुनाव में चरमरा जाए, तो उनको नॉर्मल व्यवस्था बनाने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसी वजह से वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, अपने सेंट्रल ऑब्जर्वर्स वहां पोस्ट करते हैं। देखिए इस बार सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की जो संख्या थी वो बहुत बढ़ा दी गई, पोलिंग बूथ की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। तो हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौती सामने इलेक्शन कमीशन के भी। मैं ये नहीं उनको कह रहा हूं कि सारी गलतियां उनकी है, उनको भी देखना पड़ता है कि एनफोर्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ करके एक कंसेंसस क्रिएट करें। ठीक है, ऐसे में सुमित मेहरोत्रा आपकी क्या भागीदारी रहेगी? फिर आप लोगों को भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था ना, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय समय पर चुनाव आयोग समीक्षा करता रहता है। डिबेट किस चीज, सुमित जी आवाज मिल रही है? अरे डिबेट किस चीज पे हो रही है, वो पहुंच गए कहां पे, तो मैं उसका पहले जवाब दे देता हूं। ये पहुंच गए 4 लोगों की हत्या के ऊपर। आज सीआरपीएफ का क्या रोल था वहां के अंदर बंगाल में? क्या लोगों को मारने के लिए था, लोगों के घर में घुसने के लिए था? क्या सीआरपीएफ का ये काम था कि वहां पे जाके शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना है, ना कि किसी को गोली मारना? और भाई इस समय महामारी फैली हुई है, इस समय इन्हें पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है बंगाल के अंदर, ऐसी कौन सा खजाना छुपा हुआ है। अरे बंगाल में आपको क्या दिख गया है? आप देश को देखिए इस समय क्या हालात कर रखी है आप लोगों ने। बंगाल को क्या ऐसा कोई खजाना मिल गया है? हाँ, पहले 7 साल में देश को बर्बाद करा, अब बंगाल को बर्बाद करने की बारी पर ऐसा होगा नहीं। त्यागी जी, आपको जनता आईना दिखाएगी, जनता आईना दिखाएगी, जनता आईना दिखाएगी। ठीक है, जनता तो आईना दिखा देगी। बिल्कुल जनता ने आप पर बेशुमार प्यार दिखाया, ऐसे में कम से कम उस जनता की जान की थोड़ी तो परवाह आप लोग कर लेते। चलिए बीजेपी ने नहीं किया कुछ ना सही, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती थी? त्यागी जी, मैं आपके बीच में नहीं कूदा था। त्यागी जी, मैं आपके बीच में नहीं कूदा था। त्यागी जी, मैं आपके बीच में नहीं कूदा था, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए जी। सुमित जी, मैं यही तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि चलिए ठीक है, बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है आपके मुताबिक, लेकिन आपने बंगाल की जनता को बचाने के लिए फिर ऐसा क्या कर दिया? 10 सालों से तो बंगाल की जनता आप लोगों पर बेशुमार प्यार लुटा रही है ना, कम से कम उनकी जान की तो परवाह आप लोगों को करनी चाहिए। शिल्पा जी देखिए, हम लोगों ने, शिल्पा जी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ करते ना करते आप लोग वर्चुअल रैलियां कर देते, एक नजीर भी पेश हो जाती, लोगों की जान भी बच जाती। शिल्पा जी फरवरी में ही हम लोगों ने, शुरुआत में ही हम लोगों ने एक चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को लिख करके दिया था। कोविड-19 महामारी चल रही है, इसको आप देखिए, वैक्सीनेशन का काम कराइए। तो इन लोगों ने अभी तक कोई चीज वहां पे देखी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल बंगाल में चुनाव दिख रहा है। अरे भाई, हम सभी लोगों, इस समय महामारी तेज फैल रही है, 5 चरण हो गए थे, तो कम से कम हम लोगों ने भी तो कहा कि 5 चरण हो गए हैं, 3 चरण इसमें जो आप बचे हैं इसको आप एक साथ करा लिए। अगर माननीय मोदी जी चाहते, चुनाव आयोग चाहता, तो 3 चरण एक साथ हो सकते थे। देश बड़ा है, देश के लोग बड़े हैं, ना कि कोई चुनाव बड़ा है। चुनाव बाद में ही हो सकते थे, लोगों की जान बड़ी है। पर इस चुनाव आयोग ने किसी की कठपुतली बनके, मैं आज आपके चैनल पे कहता हूं, किसी की कठपुतली बनके जो काम करा है, सारा देश देख रहा है, बंगाल के लोग भी देख रहे हैं। इन्हें आईना दिखाने का काम करेगा, आईना दिखाने का काम करेगा इस बार बंगाल। इन्हें देख लीजिएगा, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव, इस बार आईना दिखाने का काम करेगा। दरअसल इस समय मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस समय लोगों की जान बचाने का है। मुद्दा इस समय ये है कि आखिरकार देश में ये दूसरी लहर आई क्यों, और चुनाव का इसके पीछे कितना बड़ा रोल है। हम लोग जी, ठीक है, आऊंगी आपके पास। शिल्पा जी, ये चीज पहले ही कंफर्म था। शिल्पा जी, केंद्र सरकार के पास नोटिफिकेशन आ चुका था कि दूसरी सेकंड वेव भी आएगी।
सेकंड वेव भी आएगी, इनको मालूम था, पर ये चुनाव कराने के साथ लगातार इलेक्शन कमीशन ने अपने कितने ऑब्जर्वर धर्मेंद्र कुमार जी को भेजा हुआ, वहां पे 2 इलेक्शन ऑब्जर्वर, सेंट्रल ऑब्जर्वर लगाए उन्होंने। इनसे एक कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बड़े डिटेल विचार विमर्श किए गए हैं ममता बनर्जी के गवर्नमेंट के साथ। अगर ये लोग ही, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए शिल्पा जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर क्या हो गया था कि अचानक ममता बनर्जी की जो धरती हिलने लगी तो वो बिल्कुल बौखला चुकी। देश के देखिए चुनाव आपने खराब किया, बीजेपी के लोग डर लगता है इन आंकड़ों को देखकर। हर दिन जब सुबह उठते हैं तो मौत के आंकड़े उस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि दिल बैठ जाता है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप जी, इन राजनेताओं की क्या बात है? हार जीत इनकी, लूटा है आप लोगों ने, हार जीत इनकी, और संक्रमण आए जनता के हिस्से में। जनता को पहले तो खुद ही रैलियां कर करके घरों से बाहर निकलवाते हैं। आइए रैलियों में आइए, जितनी बड़ी रैली उतनी बड़ी इनकी ताकत, उतना बड़ा इनका शक्ति प्रदर्शन। और जब जनता घर से बाहर आती है तो संक्रमण जनता के हिस्से। शिल्पा जी देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें ये पावर देता है कि हर भारतीय को जीने का अधिकार है, राइट है। अब सरकारें संविधान सम्मत है। हमारे देश में भारत का जो संविधान है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, सब कुछ संविधान है। हम सबको चाहिए, जितने संस्थागत लोग हैं, कि संविधान का ईमानदारी से पालन हो। अगर ईमानदारी से संविधान का पालन नहीं हो रहा है और आम आदमी में अविश्वास बढ़ रहा है, तो हम सब संस्थागत जितने भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो ऐसा काम करें जिससे संस्थाओं में और लोगों का विश्वास बढ़े। अगर संस्थाओं में लोगों का विश्वास हटेगा तो आम जनमानस में भय का माहौल होगा, आम जनमानस में आक्रोश होगा, आम जनमानस नियम कानून को नहीं मानेगी, आम जनमानस में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसके वजह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे विश्वास आम आदमी का उठ जाएगा। तो ये सबकी जिम्मेदारी हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो या न्यायपालिका हो या फिर जो भी लोग हो, हम हो, आज लेकिन जिम्मेदारी है कि बेहतर जिम्मेदारी का निर्वहन आज तो कोरोना के मौत के आंकड़ों ने, इन परिस्थितियों ने आम जनता का विश्वास हर चीज से उठा दिया है, सरकार से भी और पूरे के पूरे सिस्टम से भी। शिल्पा जी, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी एक दूसरे की लड़ाई से, बुराई से आम व्यक्ति का जो सरोकार है उससे उसका नाता छूट जाएगा, वो नहीं उसको महसूस करेगा। लेकिन आज हर घर में दुख है, हर व्यक्ति दुखी इसलिए है कि उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, बेहतर उसको दवा चाहिए, बेहतर उसको चिकित्सक चाहिए, सबको बेहतर चाहिए। तो हम सब लोग का नैतिक जिम्मेदारी है कि हम स्वयं जब बेहतर होंगे तभी तो भारत में बेहतर चीजें मिलेंगी। हम सब ईमानदार होंगे तभी तो भारत को हम ईमानदार बना पाएंगे। तो हम सबको अपने अंदर झांक के देखना है कि अपने अंदर की बुराइयों को हमें स्वयं उसका परित्याग करना है ताकि हमारी संस्थाएं मजबूत हो। और आने वाले समय में इससे सीख लेने की जरूरत है कि आने वाले समय में इस तरह का जब भी भारत को अवसर मिले, उसके साथ दिक्कत आए, तो हम सब लोग एक साथ उठ खड़े हो, हमें लड़ने की जरूरत ना पड़े और कोई संस्था दूसरी संस्था को आईना भी न दिखाए, ऐसी भी जरूरत ना पड़े। आज जरूरत है हम सब लोग की एकता, भाईचारे की और मिलके इससे लड़ाई लड़ने की, क्योंकि ये विश्व की महामारी है। आज जो भी राजनीतिक पार्टी की जहां जहां सरकार है, स्टेट में हो या केंद्र में हो, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आम जनता के जीवन की रक्षा करे, भाषण के बदले और सबसे पहले सबसे ज्यादा इस जिम्मेदारी को राजनेताओं को समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश त्यागी जी, आपके पास आते हुए यही वजह है कि कोर्ट को यह कहना पड़ा कि भाई नागरिक बचेंगे तभी तो मतदान करेंगे, नागरिक ही नहीं रहेंगे, उन्हीं की जान चली जाती रहेगी, तो फिर भाई चुनाव के लिए आप लोग बुलाएंगे किसको? देखिए, ये कैश 22 सिचुएशन है। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया जो है, मैं समझता हूं उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ है। और अगर आप चुनाव नहीं कराएंगे तो मैं समझता हूँ प्रजातांत्रिक ढांचे को सबसे बड़ी चुनौती ये होगी। अब इलेक्शन के कमीशन के आगे एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल की बाध्यता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस करें, दूसरी एनफोर्सेबिलिटी की कंपल्शन है कि भाई ऐसे ऑर्डर्स ना किए जाएं जिससे कि पूरा तंत्र जो है चरमरा जाए। तीसरा यह है कि राजनीतिक पार्टीज को आपस में चुनाव जीतने की भी प्रतिस्पर्धा है।
तो जिस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये तो पूरा हमें रिवैम्प करना पड़ेगा। पहली बार इतनी बड़ी वैश्विक महामारी किसी तंत्र के सामने आई है। देखिए 35 कंट्रीज के साथ चुनाव आयोग ने कंसल्ट किया था, कोरिया में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ और कई देशों में विश्व के चुनाव हुआ कोरोना के दौर। लेकिन उस समय कोरोना की जो ताकत थी वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 90% सामान्य स्थिति प्रिवेल कर रही थी। लेकिन अब ये सडनली स्थिति इतनी मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन आया है कि उनके सामने इस चुनौती को अब तो एक बार जब तीर निकल गया उससे बाण से, तो वो तीर तो निकल गया, अब तीर को आप वापस नहीं ले सकते हैं, और वापस लेंगे तो वो अपने लक्ष्य से हट जाएगा। तो मैं समझ रहा हूं कि ये स्थिति बड़ी अपवाद वाली स्थिति थी, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से स्ट्रक्चर पास किए हैं वो तमाम स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा, उन्होंने मर्डर तक के लिए कह दिया है। तो ये समझता हूं कि ये मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया तमाम इलेक्शन कमीशन को कि जान पहले प्यारी है, उसके बाद आप कुछ करिए, जो भी आपको संवैधानिक परिवर्तन अमेंडमेंट लाने करिए, लेकिन जान को आप नहीं लगा सकते। तो मैं समझता हूं हम उसका बहुत स्वागत करते हैं और इसके प्रति हम संवेदनशील हैं, और जो भी हमारे से योगदान हो सकता है इलेक्शन कमीशन के अंदर या ऐसे कानून लाने में, हम उसमें जरूर सहयोग देंगे। बिल्कुल। मोहम्मद अमीन, सुन रहे हैं आप? अगर मर्डर तक जैसे शब्द आप लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं, क्योंकि अभी ये मात्र 5 विधानसभा चुनावों की बात नहीं हो रही, अभी तो बहुत सारे चुनाव आने बाकी हैं। तो ऐसे में क्या आप लोग सबक लेंगे, आगे ऐसी गलती ना हो, या फिर आगे अगर चुनावी रैलियां हो भी रही है तो उनमें गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए, कैसे करवाया जाए, इन बातों पर और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है? देखिए, समय समय पर चुनाव आयोग समीक्षा करता रहा है, जो कमियां पाई जाती है उसमें सुधार लाए जाते हैं। जहां तक सवाल है अभी ये था कि इस महामारी में जो है इलेक्शन को किसी और तरीके से कराया जाए, उस पर IIT मद्रास में भी चुनाव आयोग डिस्कस कर रहा है कि किस तरीके से इनका डिजिटल इलेक्शन कराया जाए, जिससे कि इस तरह की स्थितियां अगर आती हैं तो उसमें भी इलेक्शन को रोका ना जाए और सुरक्षित रूप से और सुचारू रूप से कराया जा सके। अब मेरा लास्ट में यही मेरा अनुरोध है सभी पार्टियों से कि आरोप और प्रत्यारोप का समय नहीं रहा है। इस समय इस महामारी से सभी को, जनता को, अधिकारियों को, सभी लोगों को और पार्टियों को मिलकर लड़ना होगा, और अपने को बचाना होगा और सबको बचाना होगा। उससे कोई बाहर नहीं है। इसमें देखिए बड़े बड़े लोग चले गए, चाहे वो मंत्री रहे हों, चाहे न्यायिक सेवा के लोग रहे हों, चाहे उद्योग के लोग हों, किसी को कोरोना ने छोड़ा नहीं है। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, सबको मिलके एक साथ मिलके इस महामारी से लड़ना है। मोहम्मद अमीन, आगामी तमाम चुनावों के मद्देनजर कैसे आप जनता को आश्वस्त करेंगे और क्या संदेश आप तमाम राजनीतिक दलों को देना चाहेंगे, क्योंकि इस समय महामारी के दौर में लापरवाही, मात्र लापरवाही नजर नहीं आती, गुनाह नजर आता है, क्योंकि तमाम लोगों की जान दांव पर लग जाती है। अब ये तो बहस का विषय हो जाएगा कि देखिए जहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्रोनिक पेशेंट मिले हैं और बढ़ता ही जा रहा है। जैसे दिल्ली में है, अभी बंगाल की बात हो रही थी तो वहाँ 24% है, यहाँ 35% है दिल्ली में, और बढ़ ही रहा है। इस तरीके से तो कहना, हम कुछ नहीं कहेंगे इस मामले में। न्यायालय ने जो अपने ऑब्जर्वेशन लिए हैं वो हमारे चुनाव आयोग को देखना है, सोचना है और उस बारे में स्टेप लेने हैं। उसमें कुछ अभी कर नहीं सकते। इस स्थिति में हम सिर्फ अपना सुझाव दे सकते हैं जनता को कि जनता परेशान ना हो, और निश्चित रूप से इसका कोई संवैधानिक और सरल उपाय निकाला जाएगा जिससे जनता भी सुरक्षित रहे और चुनाव भी हो। ऐसे में मोहम्मद अमीन, क्या किसी तरह की कोई संशोधन की संभावना बनती हुई नजर आ रही है आपके हिसाब से? संशोधन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ सख्ती की जाएगी। इसके लिए फिर पार्टियां तैयार रहें कि उनको भुगतना होगा। जब न्यायालय के इस तरह के स्ट्रक्चर पास होंगे और ये ऑब्जर्वेशन आएंगे तो उस पर उनके साथ सख्ती की जाएगी। फिर ये ना कहें कि ये किसी सत्ता दल से मिले हुए हैं। सुमित मेहता, जवाब दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग जब सख्ती करता है तो फिर उल्टा चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, उस पर ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि आप सभी लोग अब सतर्क रहे और सख्ती अपने ऊपर भी लेने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ लोगों की जिंदगी का सवाल है। चुनाव आयोग कब करेगा? केवल बंगाल चुनाव में ही दिखाने के लिए करेगा या सारे चुनावों में करेगा? ये 5वें चरण के बाद इसे करना चाहिए था, पर इन्होंने बहुत देर कर दी है। किसी की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, तो जनता देख रही है, ठीक है इन्हें करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इन्हें चुनाव आयोग को सख्ती करनी चाहिए, हर चुनाव में करनी चाहिए, पर कोविड महामारी का ध्यान रख करके सारे चुनाव कराने चाहिए।
आज क्या जरूरी था उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव कराना? आज हालात क्या बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लोगों की जान जा रही है, आप ज्ञान प्राप्त करिए। चुनाव आयोग का काम सुनिए स्टेट गवर्नमेंट का है। सुनिए चुनाव स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, पर क्या चुनाव आयोग इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले सकता है? मुझे आप बताइए, क्या नहीं ले सकता है? पड़ी हुई है, वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। सरकार अंधी बहरी बन के काम कर रही है, कब तक कैसा होगा? जनता इसकी देख रही है। सब पता था। अरे सुन लीजिए, अरे टीएमसी की बात आप कर रहे हैं, टीएमसी बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में भाई चुनाव आयोग को कहती कि संवैधानिक स्थिति इतना पैदा हो तो यहाँ गवर्नर रूल लगा दीजिए। अभी एक फटकार और लगेगी। चुनाव आयोग ने जो अपना रूल करा है ना, अपने किसी कठपुतली बन के काम करा है, वो भी सब जनता देख रही है। ठीक है सर, जनता देख रही है, बाकी में जनता देख रही है। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? चुनाव आयोग किस तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है? कहाँ क्या कमी पेशी है? कौन लापरवाही बरत रहा है? जनता की आंखों से कुछ नहीं छिपा। जल्दी से आपके चैनल पे फाइनल कमेंट जल्दी से सुमित मेहरोत्रा। ये बात और कहूंगा, जितनी तेजियों से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से आने के बाद अपने सारे कार्यालयों का विकास करा था, देश के अंदर हाईटेक कार्यालय बनाए थे। अगर आज देश के अंदर हॉस्पिटल बनाए होते तो लोगों की जान बच गई होती। मेरा आपसे कहना है, जनता देख रही है। ठीक है, मुकेश त्यागी आपका फाइनल कमेंट। कैसे अब आगे लोगों की जान बचाने की तरफ आप लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा पुख्ता होगी और आप लोगों को इसे स्वीकार करना होगा? क्या कुछ आपकी तरफ से भागीदारी हो सकती है सर? कैसे आश्वस्त करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना राजनीतिक जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक पार्टी को फेवरेटिज्म हो और दूसरी पार्टी को फेवरेटिज्म नहीं हो। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का दायित्व बहुत बन जाता है। जैसे सेशन साहब ने 1995 में ये कहा था कि जिसके पास इलेक्शन आईडी, वोटर आईडी नहीं होगा, हम उसको वोट डालने नहीं देंगे। इसकी बहुत खिलाफत हुई थी और लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ही पुट हिज फुट डाउन कि जब तक वोटर आईडी सामने नहीं आएगा मैं उसको वोट डालने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार के सख्त मुझे लगता है कि निर्देश इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, लेकिन दूरगामी परिणाम उसके बहुत होंगे। कह रहे हैं कि अब हम सख्ती करेंगे, राजनीतिक दल तैयार रहे। आप लोग तैयार हैं? अगर नियमों की धज्जियां उड़ाई तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल, कार्रवाई सब पे समान होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी पे कार्रवाई हो रही है, किस पर नहीं कार्रवाई हो रही है। तो मैं समझ रहा हूं कि इसको लेकर के एक तो इलेक्शन कमीशन में वैसे ही बहुत पावर है और मैं समझता हूं और भी पावर देनी चाहिए जहां तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की जरूरत है। आज जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में वायलेंस हो रहा है, बीजेपी के लोगों को मारा जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि किसी पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं। सीआईएसएफ को लोगों को बंदूक खींच करके उनसे खींची जा रही है। वहां पर राजनीति मुझे लगता है दंगा नाच कर रही है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन शिल्पा जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि कानून बनाने का अधिकार हमारे संविधान में केंद्र को है और राज्य सरकार को है। हम सब लोग को चाहिए कि अपने ही बनाए हुए कानून का जो हम जनता के लिए बनाते हैं, देश के लिए बनाते हैं, स्वयं भी पालन करने की आवश्यकता है। हम सब लोग स्वयं अगर पालन करेंगे, अनुशासन करेंगे, तो नजर पेश कर पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अमीन, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, कैसे आश्वस्त करेंगे आप? ये आज जो आपको डांट पड़ी है, फटकार पड़ी है मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से, क्या सबक लिया? देखिए, इसकी समीक्षा करेगा चुनाव आयोग और उस पर पालन करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर वक्त रहते चुनाव आयोग सतर्क हो जाता, चुनाव आयोग उन रैलियों पर सख्ती के साथ कार्रवाई करता, उन राजनेताओं पर सख्ती के साथ कार्रवाई करता जो कि नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे, तो आज हो सकता है हमारा देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना नहीं कर रहा होता। बहुत सारे लोगों की जान जाने से बच सकती थी। लेकिन यहां पर राजनेताओं को सिर्फ अपनी चुनावी हार जीत से मतलब है, आपको मतलब अपनी जान से होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।